सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड में अभी की सबसे बड़ी खबर है। हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार हो गए। चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे। मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी गिरफ्तार। आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची है पुलिस। तो आप देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य 2 शूटर थे, जो मुख्य 2 आरोपी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी हुई। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं ये तीनों आरोपी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे। मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी, जिन्होंने गोली चलाई थी, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की थी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया चंडीगढ़ से। और चलिए इस वक्त हम रुक करते हैं, हमारे 2 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए और ध्वज आर्य हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। ध्वज, कैसे ये और चलिए ध्वज का हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच मोहित मल्होत्रा का पहले रुक कर रहे हैं। मोहित, ये जो गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से देखा जाए, कैसे ये पूरी गिरफ्तारी संभव हो पाई? देखिए, राजस्थान पुलिस की टीमें लगातार से जो पंजाब हरियाणा के इलाके हैं वहां पर रेड कर रही थी और एक इनपुट ये मिला था कि दोनों ही हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद पहले हरियाणा के हिसार पहुंचे और हरियाणा के हिसार से वो मनाली पहुंचे और मनाली में वो छिपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लोग चंडीगढ़ पहुंचे हैं, ये इनपुट मिला था। और हमारे पास ये जानकारी ये है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22A में एक गेस्ट हाउस से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक और व्यक्ति है जिसका नाम उधम है और जो इन दोनों की मदद कर रहा था, लगातार इनको छुपने के लिए, रहने के लिए जगह कहाँ पे रुकना चाहिए, इनको सब प्रोवाइड कर रहा था। वो सब इनकी मदद करने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस सीधे तौर पे अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास जानकारी ये है कि चंडीगढ़ पुलिस के साथ औपचारिकताएं करने के बाद दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस की SIT की टीम, जिसे खुद जयपुर के पुलिस कमिश्नर और जो राजस्थान पुलिस के ADG हैं वो लीड कर रहे थे, वो टीम इन तीनों को लेकर दिल्ली जा चुकी है। हमारे पास ये जानकारी है। और हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है और वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के साथ औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और उसके बाद यहाँ से दिल्ली ले जाया गया है और राजस्थान पुलिस आगे पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित, इस बीच दिल्ली का रुख करते विवेक शर्मा हमारे साथ है। विवेक, कितनी बड़ी कामयाबी इसको माना जाए, क्योंकि दोनों जो शूटर हैं, उन जिन्होंने फायर किया था, जिन्होंने हत्या की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक और शख्स जो इनकी मदद कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में, सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में, कई बड़े नाम भी एक्सपोज हो सकते हैं। देखिए, लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान की पुलिस जो है लगातार इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और इसमें कहीं ना कहीं कई नाम और भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, जो कि साजिशकर्ता हो सकते हैं। लॉजिस्टिक किसने प्रोवाइड कराई, इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब राजस्थान पुलिस करेगी। देर रात RK पुरम की क्राइम ब्रांच के इसी ऑफिस के अंदर 2 आरोपियों को लेके आया गया था, जिनके नाम रोहित और उधम है। उधम पर आरोप है कि फरारी के दौरान उधम ने इन दोनों मुख्य आरोपियों की मदद की थी और रोहित को यहाँ पे लाया गया था, जबकि नितिन जो है उसे राजस्थान पुलिस अपने साथ लेके चली गई थी। देर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इन 2 आरोपियों को लेके आया गया था और क्राइम ब्रांच के मुताबिक चंडीगढ़ में इनके होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इन तीनों लोगों को पकड़ा था और उसके बाद जो है इनसे अब लगातार पूछताछ की जाने वाली है। तो साफ है कि इनकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और लगातार इन लोगों से पूछताछ की जाने वाली है कि आखिरकार इनके साथ और कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने इन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी और प्लानिंग के अंदर कौन कौन शामिल थे। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पे एक कमेंट भी सामने आया था। तो अब और कौन लोग शामिल थे, क्या जयपुर के अंदर कुछ लोग और हो सकते हैं या फिर कहीं और लोग छुपे हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी अब इन दोनों शूटर से ली जाने वाली है कि आखिरकार कौन लोग ये पूरी वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे थे।
बिल्कुल विवेक, और यही एक बड़ा सवाल है। ध्वज आर्या के भी हम रुख करते हैं, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है ध्वज। अब वहां पर अगर राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, क्योंकि देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद 3 बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, लेकिन आगे अब इसके तार कहां तक जुड़ रहे हैं यह पता लगाना बहुत जरूरी है। आपके पास में आऊंगा, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, तीनों आरोपियों को लेकर जयपुर गई है राजस्थान पुलिस। तीनों आरोपियों से जयपुर में होगी पूछताछ, जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, और जो वायरल पोस्ट भी निकलकर सामने आई थी जिसमें कई बड़े नामों का कनेक्शन होने का बात इसमें सामने रखी गई थी, और इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ गोदारा गैंग, इसके कनेक्शन की बात भी आई थी, कुछ बड़े नामों का जिक्र किया गया था। चलिए जयपुर का सीधा हम रुख करते हैं। जयपुर, पहले तो ये बताइए कि अब क्योंकि जयपुर लेकर पहुंच गई है राजस्थान पुलिस तीनों आरोपियों को, आगे क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा क्रम आगे रहने वाला है, और क्या कहा जाए इसके तार कहां तक जुड़े हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एक वायरल पोस्ट निकलकर सामने आई थी, इसमें तो कई बड़े नामों का जिक्र किया गया था। देखिए, निश्चित तौर पर रोहित राठौड़ और उसके साथ साथ में जो नितिन फौजी है और उसके एक सहयोगी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है, ये देर रात को कंफर्म किया है राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश हेमन ने। और उनके साथ साथ में जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, इनकी टीम जो है काम कर रही थी। दिनेश हेमन ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो आनंद पाल का एनकाउंटर किया था, इनकी जो टीम थी, जो ये हत्याकांड हुआ उसके बाद में टीम जो बनाई गई, SIT की जो टीम बनाई गई, ये वही टीम थी जिसने आनंद पाल का एनकाउंटर किया था। माना ही जा रहा था कि इन दोनों का एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन चंडीगढ़ से गिरफ्तारी जो है, आश्चर्य की बात है कि चंडीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये माना जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी होगी। कल शाम को जब एक रामवीर नाम के शख्स को, इन्होंने महेंद्रगढ़ के निवासी था रामवीर को, जब उसे उठाया था, रामवीर ने दोनों को जयपुर से जो है फरार करने में इनकी हेल्प की थी। तो जब रामवीर को उठाया था तो ये माना जा रहा था कि देर रात तक जो पुलिस है इन तक पहुंच जाएगी, और देर रात को ही पुलिस ने 8 से 9 बजे के आसपास चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया था, और अब इन्हें जयपुर लाया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि इन दोनों के साथ में और भी कई लोग थे, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ स्कॉर्पियो में ये लोग आए थे और वहाँ से जब रवाना हुए थे तो उसके बाद में ये माना जा रहा था कि इनकी जो मदद करने वाले थे 3 से 4 लोग और थे, उनके बारे में भी जो है पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कनेक्शन इसमें और भी निकल सकते हैं, कई जो राजनेता हैं इससे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि राजपूत समाज के अंदर जो उनका होल्ड था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये जो कनेक्शन है और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से राजपूत समाज पर जो है पूरा अपना, यानी ध्वज माना जा सकता है कि इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, तो और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, कुछ और लोगों को धर दबोचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज आर्य आपका, विवेक आपका, और मोहित मल्होत्रा आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी दी। चलिए इस बीच इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। गोगामेडी हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों के साथ ही एक मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये दोनों राष्ट्रीय करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 अक्टूबर को हुए गोगामेडी हत्याकांड को लेकर इनकी गिरफ्तारी से पहले साजिशकर्ताओं में शामिल रामवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि रामवीर ने ही नितिन फौजी के लिए जयपुर में सारे इंतजाम किए थे, होटल और अपने परिचित के फ्लैट पर ठहरने की व्यवस्था की, और वारदात के बाद अजमेर रोड से नितिन फौजी रोहित राठौड़ को मोटरसाइकिल पर लेकर बगरू टोल प्लाजा से आगे नागौर डिपो की राजस्थान रोडवेज बस में बैठाकर फरार होने में मदद की। पुलिस के मुताबिक रामवीर सिंह और नितिन फौजी के गांव आसपास हैं। रामवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव सुरेती पिलानिया का रहने वाला है। दोनों 12वीं कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं पास करने के बाद नितिन फौजी साल 2019-20 में सेना में भर्ती हो गया। नितिन फौजी छुट्टी में आया था। पुलिस के मुताबिक गोगामेडी हत्याकांड से पहले 9 नवंबर को नितिन फौजी और उसके साथियों ने महेंद्रगढ़ के थाना सदर की पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद फरार हो गए थे। और देखिए गोगामेडी मामले में तीनों आरोपियों को देर रात पुलिस दिल्ली लेकर पहुंची। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने मिलकर सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में शामिल दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में
गिरफ्त में ये आरोपी आपको नजर आएंगे, जिन्हें चंडीगढ़ से यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के आर के पुरम के ऑफिस में लाया गया है, जहाँ पर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। दरअसल वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी हिसार भाग गए थे और हिसार के बाद ये लोग मनाली चले गए थे और मनाली जाने के बाद ये लोग चंडीगढ़ लौट आए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इस केस पे काम कर रही थी। राजस्थान पुलिस को इनपुट मिला था, जिसको क्राइम ब्रांच से साझा किया और दोनों पुलिस ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से मुख्य आरोपी रोहित, नितिन और इस मामले में उनकी मदद करने वाले उधम को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि पकड़ा गया है और लगातार अब इनसे पूछताछ की जाने वाली है। ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में चलते ही जयपुर पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने सुखदेव सिंह की हत्या को अंजाम दिया था, घर के अंदर घुसकर। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 22 इलाके से हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 3 लोगों में मुख्य हमलावर रोहित राठौर और उसका साथी नितिन फौजी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य तीसरे व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि इन तीनों की मदद कर रहा था। जानकारी ये है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22 इलाके से ही इन तीनों ही लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हत्याकांड को लेकर लगातार राजस्थान पुलिस की टीम जो आसपास के इलाके थे, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन तीनों ही इलाकों में लगातार रेड कर रही थी और तमाम राज्यों की पुलिस की मदद भी ली जा रही थी। तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। इस हत्याकांड को लेकर राजस्थान पुलिस पर काफ़ी दबाव था। फिलहाल 3 आरोपी राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है और माना जा रहा है इन तीनों ही लोगों को हिरासत में लेने के बाद जल्द ही इनकी आधिकारिक गिरफ्तारी दिखाई जाएगी और इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इस घटनाकांड के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे कौन लोग शामिल थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर किया। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर का गर्भगृह भी बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रभु श्री रामलला का गर्भगृह स्थान बनकर लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। शेयर की गई तस्वीर में गर्भगृह की भव्यता देखते ही बन रही है। तस्वीर में दीवारों पर अद्भुत नक्काशी देखी जा सकती है, जबकि बीचों बीच एक चबूतरे जैसी आकृति नजर आ रही है। इस बीच अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जैसे जैसे मंदिर का काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे मंदिर का भव्य स्वरूप भी सामने आ रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समारोह में देश के तमाम वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। देश भर के कई बड़े साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उससे पहले रामलला के मंदिर का यूं आकार लेते देखना और खास तौर से गर्भगृह की ये झलक निश्चित तौर पर करोड़ों राम भक्तों के लिए खास है। तो वहीं श्री राम मंदिर के निर्माण की ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण यात्रा को रेखांकित करती वरिष्ठ पत्रकार और TV9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा की नई किताब राम फिर लौटे का दिल्ली में लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में राजनीति और समाज सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अयोध्या आंदोलन के गवाह रहे हेमंत शर्मा की किताब अयोध्या के सांस्कृतिक मूल्यों पर रोशनी डालती है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को किताब के लेखक हेमंत शर्मा ने अपनी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घटते देखा है। मैंने अयोध्या आंदोलन के लगभग सभी पड़ाव, मोड़ और मंजिलों को देखा है। ताला खुलने से लेकर ध्वंस तक मैं हर समय, हर मौके पर वहां मौजूद रहा हूं। सिवाय 1528 के, जब बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा था, और 22 दिसंबर 1949 की रात जब वहां मूर्तियां प्रकट हुईं या रखी गईं। एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने जो देखा और महसूस किया, उसे ईमानदारी से बेधड़क होकर किताब में लिखा है। यह किताब भारतीय चेतना पर राम के प्रभाव का आधुनिक संदर्भों में समझने का प्रयास भी है और साक्षी भाव से अयोध्या मंदिर आंदोलन राम पर लिखा गया एक क्रॉनिकल भी है।
राम फिर लौटे किताब के विमोचन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय हुसबुले और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। बात प्रभु श्री राम की महिमा की हुई। राम फिर लौटे के लेखक हेमंत शर्मा अयोध्या और भगवान राम को लेकर पहले 2 किताबें लिख चुके हैं। अयोध्या और भगवान राम पर ये उनकी तीसरी किताब है, जो सिर्फ 1.5 महीने में ही लिखी गई। हेमंत शर्मा ने किताब लिखने में प्रभु की प्रेरणा की बात कही तो उसे हुसबुले ने और आगे बढ़ाया। वैसे इस पुस्तक के प्रति मेरा मन कहता है इदम रामाय नमः, यह राम का है, राम के लिए है, राम के द्वारा है। हेमंत जी ने कहा इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि आप काशी के हैं। पुस्तक विमोचन में मौजूद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भगवान राम के महत्व के बारे में बात की। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि कैसे राम फिर लौटे किताब की बुनियाद पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद ये दिन आ रहा है। जल्दी रामलला और उनकी मूर्ति अपने जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो ऐसे मौके पर किताब की शक्ल में मंदिर से जुड़े दस्तावेजों की मौजूदगी जरूरी है। हेमंत जी ने जो बताया, अपने अनुभव को बताया, रात के स्वप्न को बताया, उस स्वप्न को यथार्थ में बदल के दिखाया, मैं सम्मान करता हूं। मैं इनके घर गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि वो लिखें। ऐसी ही एक पुस्तक की अंग्रेजी में भी आवश्यकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हेमंत शर्मा ने महज 1.5 महीने में अयोध्या का इतिहास और राम जन्मभूमि आंदोलन को एक किताब की शक्ल दे दी। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि राम वहाँ पे पैदा हुए थे। जो आर्गुमेंट, जो बहस भी थी सुप्रीम कोर्ट में भी वही थी कि ये हमारा आस्था का विश्वास है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के पीएम के संकल्प को पूरा करने की बात कही। ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पीएम के सपने के साथ जुड़ने के लिए कहा। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के 5 प्रण सबको अपने जीवन में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के उस विजन को साकार होते देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। एक अभिभावक अपने अभिभावक के धर्म का निर्वहन करे, एक शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करे, एक सुरक्षाकर्मी अपने सुरक्षा धर्म का निर्वहन करे। जीवन के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस क्षेत्र के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे, तो ये 5 प्रण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर देगा और 2047 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा कि देशवासियों के दिल में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। और सीएम योगी ने कहा कि भारत विश्व गुरु था, इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा थी। हमारे देश में स्नातक डिग्री लेने वाले ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। उस परंपरा को फिर अपनाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान सीएम ने युवाओं को उनका कर्तव्य बोध कराया। उन्होंने इस मौके पर तैत्तिरीय उपनिषद का जिक्र किया। माता को, पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा
यानी भारत की परंपरा या अपेक्षा रखती थी। और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। सीएम योगी ने विद्यार्थियों से अपील की कि किताबी ज्ञान ही देश को आगे ले जाने के लिए काफी नहीं है। TV9 नेटवर्क के न्यूज 9 प्लस ने 41 साल पहले यूके में भारतीय राजनयिक रविंदर महात्रे के हत्यारे को ढूंढ निकाला है। हत्याकांड की तहकीकात में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। यूके में भारतीय राजनयिक रविंदर महात्रे हत्याकांड के तार पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े हैं। इस शख्स का नाम है मलिक मसर्रत, जो महात्रे की हत्या का साजिश करता है। TV9 नेटवर्क के न्यूज 9 प्लस को अपने एक्सक्लूसिव तहकीकात में पता चला है कि रविंदर महात्रे की हत्या को अंजाम देने वाला मलिक मसर्रत आज भी पीओके के कोटली में रह रहा है। वो आज भी कोटली में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। कई महीनों की रिसर्च के बाद 41 साल पुराने मर्डर केस में न्यूज 9 प्लस का बड़ा सच सामने आया है। लेकिन मलिक मसर्रत के बारे में भारतीय एजेंसियों को भी जानकारी नहीं। दुनिया के पहले न्यूज OTT न्यूज 9 प्लस ने अपने खुलासे में कहा है कि रविंद्र महात्रे की हत्या की साजिश आतंकी संगठन JKLF ने रची थी। मर्डर का मास्टरमाइंड JKLF संस्थापक आतंकी अमानुतुल्लाह खान था। 3 फरवरी 1984 को ब्रिटेन के बर्मिंघम में रविंद्र महात्रे की हत्या हुई थी। महीनों चले इन्वेस्टिगेशन में देश के सामने ये बहुत बड़ा सच सामने आया है, जो देश की बड़ी सुर्खियों में शामिल है। भारत को हिला देने वाली इस हत्या को अंजाम देने वाला शख्स अब भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम के ऑफिशियल आईडी पर धमकी दी गई थी। 19 अक्टूबर 2023 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम के मेल आईडी से आया था, जिसकी खबर बमीठा थाना पुलिस को दी गई। साइबर सेल की मदद से छानबीन में पता चला कि धमकी भरा मेल करने वाला शख्स बिहार के नालंदा का रहने वाला है। आकाश शर्मा के नाम के इस शख्स को पटना से छतरपुर से की गई है, जो टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार बताया जाता है। उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर 10 लाख रुपए की मांग की थी। व्यक्ति बिहार के पटना का रहने वाला है। हमारी एक योग्य एवं दक्ष टीम यहाँ से रवाना हुई थी, जिसको आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसने जो भी ऑपरेटर्स मोबाइल सिम जो उपयोग किए थे इन सब को बनाने में, उनको प्राप्त करने में सफलता हासिल की। आरोपी को समस्त डायरी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्याय तक रक्षा में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पेशे से जालसाज है, जिसकी उम्र महज 23 साल है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फॉलोअर भी है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है। बरेली नैनीताल हाईवे पर कल रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए। यूपी के बरेली में नैनीताल हाईवे पर भोजीपुरा के पास शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। डंपर और कार में टक्कर होने की वजह से आग लग गई, जिसमें झुलसकर 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। ट्रक से उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी हुई है। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है, ऐसा लग रहा है। और गाड़ी सेंटर लॉक थी, तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज़ को निकाला गया है, तो 7 एडल्ट और 1 बच्चा। जानकारी के मुताबिक कार का टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ। टायर फटने से कार दूसरी साइड में उत्तराखंड के किच्छा से रेता बजरी लेकर जा रहे डंपर से टकरा गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर से काफी तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। पुलिस टीम ने सभी शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सीएम को लेकर रायपुर में आज मंथन होना है। 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा रायपुर के लिए रवाना। आज रायपुर में होगी विधायक दल की बैठक। विस्फोटक खबर है साउथ चाइना सी से। दक्षिण चीन सागर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। चीनी कोस्ट गार्ड्स का फिलीपींस के जहाज पर हमला हुआ है। समंदर में चीन की खुलेआम दादागिरी। दक्षिण चीन सागर में घेराबंदी करके वाटर कैनन चलाई है। फिलीपींस ने चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की है।
देखिए समंदर में चीन की खुलेआम दादागिरी देखने को मिली है और हैरान करने वाली खबर है चीनी कोस्ट गार्ड्स का फिलीपींस के जहाज पर हमला हुआ है। दक्षिण चीन सागर में वाटर कैनन चलाई गई है। तो फिलीपींस और चीन के बीच में ये गर्मा गर्मी देखने को मिली है। चीन की कार्रवाई से फिलीपींस भी हैरान है। दक्षिण चीन सागर से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है जहां फिलीपींस ने चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की है। तो बेहद आक्रामक हो गया चीन फिलीपींस के जहाज पर। वाटर कैनन से देखिए कैसे हमला किया जा रहा है। चीनी कोस्ट गार्ड्स का फिलीपींस के जहाज पर हमला हुआ है और ये देखिए आपको पूरे वीडियो में एक क्लियर पिक्चर समझ आ रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर। चीनी जहाज फिलीपींस के जहाज पर वाटर कैनन से कैसे देखिए हमला कर रहा है। आक्रामक कार्रवाई चीन ने की है फिलीपींस के जहाज पर। फिलीपींस ने चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित, आखिर दक्षिण चीन सागर में चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया फिलीपींस के जहाज पर, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए वैसे तो दक्षिणी चीन सागर में या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर ना सिर्फ फिलीपींस के साथ बल्कि ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और बर्मा कई देशों के साथ इस तरीके से निश्चित तौर पर चीन की दादागिरी या फिर आप उसे कह सकते हैं कि तनातनी हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का मौका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिलीपींस में पिछले साल भी सरकार बदली है और उसी के बाद सरकार लगातार अपने एरिया को लेकर या फिर अपने देश की समुद्री सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। इससे पहले भी कई बार फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि चाइना उनको लगातार इन इलाकों में जाने से रोकता आया है। लेकिन हाल के जो इंसिडेंट्स को जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे एक गवर्नमेंट वेसल को, एक गवर्नमेंट बोट को लगातार चीन के दो बड़े शिप जो हैं वो वाटर कैनन यानी पानी के इस्तेमाल से तेज बहाव से उसको रोक रहे थे। उसको लगातार उसको दबाने की कोशिश की गई और चीन की स्ट्रैटेजी कई देशों के साथ रहती है हमेशा। बिल्कुल। और निश्चित अच्छा सुमित, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब अभी हाल ही में शी जिनपिंग की मुलाकात जो बाइडेन से हुई थी, इसके बाद यह समझा गया था कि हो सकता है कि दक्षिणी चीन सागर जिस पर अपना प्रभुत्व जमाता, दादागिरी करता है चीन, उसके रुख में कोई बदलाव आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, अमेरिका को उकसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? करना देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2016 में ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साफ तौर पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इसको लेकर चीन के अपने क्लेम को लेकर भी 90% से ज्यादा उसका क्लेम है साउथ चाइना सी के अंदर, उसको खारिज कर दिया था। लेकिन फिर भी लंबे समय से लेकर आज तक यानी 2016 से लेकर आज तक चीन ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और लगातार इन इलाकों में अगर आप देखें चाहे वो अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, वो चीन को जब समझाने की या फिर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीन का जो रवैया है अपने एरिया को लेकर, एक लार्जर चीन को लेकर, वो कितना क्लियर है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि फिलीपीन जैसे देश को भी जो अपनी छोटी बोट अपने समुद्री फिशरमैन को खाना और साजो सामान देने के लिए, पहुंचाने के लिए की गई थी, जो सरकारी वेसल थी उसको भी किस तरीके से टारगेट करता है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। करुणा, चलिए ठीक है सुमित, आगे भी आपका रुख करेंगे और एक बार फिर से हम बता दें तस्वीरें आपके सामने दक्षिणी चीन सागर की, जहां पर फिलीपींस का जो जहाज है उस पर कैसे वाटर कैनन से हमला किया गया। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी आज पूरी दुनिया देख रही, जिसको लेकर दुनिया में बकायदा हम देख भी पा रहे कैसे खेमेबाजी भी हो रही है और चीन के खिलाफ लगातार कदम भी उठाए गए। लेकिन चीन है कि मानने को तैयार ही नहीं। तो देखिए इजराइल ने गाजा में हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी हमास ने हार नहीं मानी। हमास ने गाजा में इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी है। हमास का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे में इजराइल की 21 बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया। बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक सवार होते हैं तो जाहिर है कि इजराइल को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ इजराइल की जमीन पर भी कई बार रॉकेट हमला किया गया। हमास ने एक वीडियो जारी करके दिखाया कि उसके पास 90 किलोमीटर की रेंज वाले शक्तिशाली रॉकेट का भंडार भी मौजूद है। गाजा की एक तस्वीर जिसे इजराइल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। तो उसी गाजा की एक तस्वीर यह भी है जिसे देखकर आपको हैरानी होगी।
इजराइल की कामयाबियों के दावे के बीच इस वीडियो से हमास ने फिर दुनिया को चौंकाया है। गाजा की एक सीक्रेट जगह जहां हमास इतना बेखौफ है कि ड्रोन और कई कैमरों से शूटिंग करवाई जा रही है। सिनेमैटिक वीडियो में पर्दा उठता है और फिर नजर आते हैं रॉकेट लॉन्चर। जमीन को खोदकर इन रॉकेट लॉन्चर्स को छिपाया गया है और यही मौजूद है रॉकेट का बड़ा भंडार। यह वीडियो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये हमास के नए घातक हथियार का प्रदर्शन है। ये चेतावनी है इजराइल और अमेरिका के लिए। भारी भरकम इन रॉकेट लॉन्चर से पैगाम दिया जा रहा है कि हमास अभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि हमास अभी और लड़ने वाला है। वीडियो में LM-90 रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन है। एक लॉन्चर में 8 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। इजराइल पर 3 बार ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। हमास अब इन्हीं रॉकेट से इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। लगातार 3 बार तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान लगातार इजराइल का एयर डिफेंस रॉकेट को नष्ट करने में लगा रहा। इजराइल में शुक्रवार से अब तक कई बार एयर अलर्ट का सायरन बज चुका है। तेल अवीव में सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। LM-90 रॉकेट लॉन्चर का प्लेटफॉर्म यानी स्टैंड को कभी भी ऊंचा नीचा किया जा सकता है। इसे कहीं भी घुमाया जा सकता है। LM-90 रॉकेट की रेंज 90 किलोमीटर है। इस रॉकेट से तेल अवीव के किसी भी इलाके पर हमला मुमकिन है। हमास ने रॉकेट हमले के साथ 24 घंटे में 21 इजरायली बख्तरबंद को नष्ट करने का दावा किया है। हमने आपको दिखाया था कि सीजफायर के बाद शुरू हुए युद्ध में हमास ने कैसे हमले का तरीका बदल लिया है। हमास अब ऐसे हमले कर रहा है जिसे नाकाम करना बेहद मुश्किल है। इजरायली फोर्स अब तक हमास के कई हथियार गोदामों को नष्ट कर चुकी है। कई जगहों से हथियारों की बरामदगी हुई है, लेकिन हमास के हौसले में कोई कमी नहीं आई। अब तक हमास M75 रॉकेट इस्तेमाल कर रहा था। हमास ने वीडियो जारी करके अपनी रॉकेट शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। बुधवार को IDF ने रॉकेट का जखीरा पकड़ा था। M75 रॉकेट का प्रोडक्शन गाजा में ही किया जा रहा है। M75 ईरान की फज्र मिसाइल की तकनीक से बनाया जा रहा है। M75 की रेंज 75 किलोमीटर है। हमास अपने रॉकेट का नाम उसकी रेंज के आधार पर रखता है। जैसे 75 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट का नाम M75 है, उसी तरह 90 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट का नाम M90 रखा गया है। ज्यादा रेंज होने की वजह से M90 को M75 से ज्यादा घातक माना जा रहा है। नतीजा आपके सामने है। हमास लगातार हमले कर रहा है और अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है। अब तक हमास ने सिर्फ अपने रॉकेट और ग्रेनेड की ताकत दिखाई है, लेकिन हमास के पास कई और घातक हथियार हैं। हमास ने खान यूनिस इलाके में अपनी स्नाइपर फोर्स और ड्रोन की तैनाती कर दी है। हमास ने इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए अपने ठिकानों को अंडरग्राउंड कर दिया है। हमास जिन इलाकों से रॉकेट प्रहार कर रहा है, वहां इजराइल कुछ ही मिनटों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन हमास हर प्रहार के बाद लोकेशन बदल लेता है। इसकी वजह गाजा में कई जगहों पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर का जखीरा है। वीडियो में जिस तरह से पर्दा हटता दिख रहा है, हमास इसी तरह अपने तमाम ठिकानों को कवर करके रखता है ताकि फाइटर पायलट्स को ऐसे इलाकों की पहचान ना हो सके। बीते 2 दिनों से इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम कई रॉकेट को गिरा चुका है।
इसराइल में बार बार एयर अलर्ट का सायरन बजने की वजह भी आयरन डोम है, क्योंकि सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान करता है। आयरन डोम में रॉकेट डिटेक्ट होते ही खतरे का सायरन बजने लगता है। लोगों को 30 से 90 सेकंड का समय खुद सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए मिलता है। इसके बाद आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। मिसाइल के सटीक निशाने से रॉकेट हवा में ही नष्ट हो जाता है। आयरन डोम में एक रेडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। ये रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है। 70 किलोमीटर के दायरे में आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। लेकिन आयरन डोम के लिए चुनौती है उसकी क्षमता से अधिक संख्या में एक साथ किया गया रॉकेट प्रहार। यही वजह है कि हमास को हमले में कामयाबी भी मिलती है। फिलहाल तेल अवीव से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो गाजा युद्ध को लेकर बहुत ही विध्वंसक ऐलान हो गया है। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन अभी नहीं रुकने वाला। आईडीएफ अगले 60 दिनों तक विनाश का बहुत ही खौफनाक अध्याय लिखने वाला है। नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट ने अब तक के सबसे खतरनाक हमले की न सिर्फ रणनीति को तैयार कर लिया, बल्कि इस प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दक्षिणी गाजा में फास्फोरस बम से विस्फोट शुरू हो गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। खान यूनिस समतल होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। आसमान से मिसाइल गिरी और हमास का ऑपरेशनल बेस तबाह हो गया। एक साथ कई मिसाइलें गिरी तो पूरा इलाका भस्म हो गया। आसमान में बारूदी धुएं का बहुत बड़ा गुबार नजर आने लगा। ताबड़तोड़ हवाई हमले हो रहे, हर तरफ धमाकों की आवाज है। धुआं है, चीख पुकार है। ये दक्षिण गाजा में विनाश का नया अध्याय। ये खान यूनिस में तबाही का दहलाने वाला दृश्य है। इजरायली सेना की बमबारी में खान यूनिस बुरी तरह से जल रहा है। खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन बहुत तेज हो गया है। यहां नेतन्याहू की सेना अब तक का सबसे विध्वंसक हमला कर रही है। खान यूनिस गाजा का वो शहर है जिसे हमास का गढ़ कहा जाता है। खान यूनिस में ही हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। खान यूनिस हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है और इसीलिए इजरायली सेना खान यूनिस को कब्रगाह बना रही है। खान यूनिस इस समय इजराइल के हमले का सबसे बड़ा सेंटर है। यहां इजरायली सेना 2 फ्रंट से हमले कर रही है। आसमान से इजराइल के एयरक्राफ्ट भीषण बमबारी कर रहे हैं। जिससे हमास से जुड़ी इमारतें, उसके ठिकाने तबाह होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स खान यूनिस की धरती पर हमास के अड्डों पर टैंक से धावा बोल रही है। इजराइल हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों, उसके बेस और हेडक्वार्टर को तबाह करता जा रहा है। आईडीएफ के विस्फोट से हमास की कमर टूटती जा रही है। हर रोज बड़ी तादाद में हमास के लड़ाकों की मौत हो रही है। लिहाजा अब हमास ने जंग में फीमेल फाइटर को उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड के पास 3000 महिला लड़ाके हैं और इन महिला फाइटर्स को भी अब जंग के मैदान में उतारने की तैयारी।
इजराइल के हमलों के बाद हमास के पास लड़ाकों की कमी हो गई है और इसीलिए अब फीमेल फाइटर को जंग के मैदान में उतार दिया गया है। गाजा के युद्ध में हमास की फीमेल फाइटर की एंट्री हो गई है। इस बात का ऐलान इजरायली सेना ने किया है। मिसाइलों के साथ साथ इजरायली सेना स्मोक बम और व्हाइट फॉस्फोरस बम से हमले कर रही है। उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिण गाजा में भी व्हाइट फॉस्फोरस बम से भीषण हमले हो रहे हैं। इससे दक्षिण गाजा में बहुत बड़ा विनाश हो रहा है।